ठीक है, एरिक ने कहा। तुरंत ही उसने अपने शरीर के भीतर मैना को चैनल करना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि माना उसके न्यूरल लिंक्स से होकर बह रहा है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। कुछ ही पलों बाद उसके ऊपर गर्मी की एक लहर सी छा गई। जैसे ही एरिक ने अपना माना वातावरण में छोड़ा, उनके आसपास की हवा नम और भारी हो गई। तुरंत ही उसके पावर का असर आसपास दिखने लगा। फूल खिलने लगे और आकार में बढ़ने लगे। उनमें से कई शाखाएं निकल आई और उनकी संख्या कई गुना बढ़ गई। शाखाएं निकलते ही उन पर तरह तरह के रंगों और आकृतियों के फूल खिलने लगे। पंखुड़ियों के रंग और भी गहरे और चमकदार हो गए, मानो उनमें जीवन भर गया हो। जल्द ही फूलों की खुशबू एरिक और एम्बर के चारों ओर फैलने लगी। इस अचानक आए बदलाव का आनंद लेने के लिए कुछ कीड़े मकोड़े भी आ गए, जो एक फूल से दूसरे फूल तक मंडराने लगे। पेड़ पेड़ और भी मजबूत, ऊंचे और मोटे हो गए। उनका रंग गहरा हरा और भूरा हो गया। उनकी जड़ें लंबी हो गई और आसपास के बाकी पौधों की जड़ें भी वैसी ही फैलने लगी। कुछ झाड़ियों में नई कोपलें फूट आईं, जिससे चारों ओर हरियाली और बढ़ गई। लेकिन जो चीज अवेकनर को सच में हैरान कर गई, वह था लाल पत्तों वाला पेड़। उसकी शाखाओं की संख्या कई गुना बढ़ गई और उस पर अनगिनत पत्ते निकल आए। अब जब इनमें से ज्यादातर नई कलियां खिल चुकी थीं, तो कुछ एक दूसरे के ऊपर भी उगने लगीं, जिससे बाकी पौधों के ऊपर एक तरह की कैनपी सी बन गई। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि जैसे ही एरिक तने के पास पहुंचा, उसे लकड़ी जैसी ताजा खुशबू आई। छाल के पास कहीं भी सड़न या गलन का कोई निशान नहीं था। पेड़ बेहद भव्य और मेजेस्टिक लग रहा था। एम्बर इस नज़ारे से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति का देवता खुद इस नश्वर दुनिया में उतर आया हो। वह बड़ी बड़ी आंखों से एरिक और उसकी पावर के असर को देख रही थी। यह तो कमाल है, एम्बर चिल्लाई, साफ तौर पर भावुक होकर। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वह सोच रही थी कि लोग एरिक की पावर को बेकार क्यों कहते हैं। वह जानती थी कि इसकी वजह जॉर्म स्केल थी, लेकिन फिर भी वह किसी भी हाल में इसे बेकार नहीं कह सकती थी। यह पावर बेकार नहीं थी। नहीं, यह तो जीवन का साक्षात रूप थी। युवती ने एरिक की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक गर्म, कोमल मुस्कान खिल गई। एरिक ने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। यह पहली बार था जब स्कूल में किसी ने उसकी बर्थ पावर के बारे में कुछ अच्छा कहा था। इससे पहले सिर्फ मिस्टर फॉक्स ने ऐसा कहा था। एम्बर में कुछ खास था, कुछ ऐसा जिसे एरिक ठीक से शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। शायद उसकी चीयरफुल पर्सनैलिटी, या शायद उसकी काइंडनेस। सच में, वह दोनों गुणों की कद्र करता था और समझ सकता था कि लोग उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अलावा भी उसे क्यों पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही उसने एम्बर को मुस्कुराते देखा, उसके विचार अचानक उस लड़की की ओर चले गए, जिससे वह पिछली रात पार्टी में मिला था। वह उसे भूल नहीं पा रहा था। एमिली, यही नाम था उसका। एरिक ने सोचा और उसकी यादों में खो गया। कुछ देर बाद एम्बर की आवाज ने उसे उसकी तंद्रा से बाहर निकाला। एरिक, क्या? उसने जवाब दिया। कुछ नहीं, मैं तुमसे बात कर रही थी, एम्बर ने कहा। सॉरी, क्या चाहिए था? एरिक ने पूछा। कुछ खास नहीं, एम्बर ने कहा। दोनों कुछ मिनटों तक चुपचाप खड़े रहे, चमकती आंखों से अपने चारों ओर फैली हरियाली को देखते हुए। हे एम्बर, एरिक ने कहा। क्या? उसने पूछा। मैंने तुमसे कभी यह नहीं पूछा कि तुमने मुझसे दोस्ती करने का फैसला क्यों किया। एम्बर कुछ मिनटों तक कुछ नहीं बोली। सच बताना आसान नहीं था। ईमानदारी से कहूं एरिक, शुरुआत में मुझे बस तुम्हारे लिए बुरा लगा था, एम्बर ने हिम्मत जुटाकर कहा। एरिक चुप रहा। उसे अच्छा नहीं लगा। उसे शर्मिंदगी, निराशा और हल्का सा गुस्सा महसूस हुआ। जब मैंने सुना कि तुम्हारी नई पावर अवेकन हुई है, तो मुझे लगा लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करना बंद कर देंगे। लेकिन मैं गलत थी। मैंने इंसानी दुर्भावना को कम आंका। इसलिए मैंने तय किया कि मैं तुम्हारी दोस्त बनूं। एरिक फिर भी चुप रहा। यह सब सुनकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था। अगर उसे उस पर दया आती थी, तो उसने लोगन, कोनल और ऑर्सन को उसे बुली करने से क्यों नहीं रोका? उसने अवेकनिंग से पहले उससे बात क्यों नहीं की? उस पल एरिक को लगने लगा कि शायद एम्बर ने उससे दोस्ती किसी मौके की वजह से की थी, न कि सिर्फ दया के कारण। उसे पहले भी ऐसा शक हुआ था, लेकिन आखिरकार दोस्त मिलने की खुशी में उसने हकीकत से आंखें मूंद ली थीं। लेकिन समस्या ये थी कि ग्वेन, फ्लॉयड और एम्बर ही उसके इकलौते दोस्त थे, और वह इस समय एम्बर के मैंशन में रह रहा था। अगर वह इनसे रिश्ता तोड़ देता, तो वह फिर से अकेला हो जाता, बिना किसी छत के। और वैसे भी
क्या वह सच में कह सकता था कि उनके बीच कोई दोस्ती थी? नहीं। कई बार ग्वेन, फ्लॉयड और खासकर एम्बर ने उसकी भलाई की चिंता दिखाई थी। कई बार उसे सलाह दी थी। उन्होंने अनगिनत बार उसके खाने का खर्च उठाया था और एम्बर तो उसे अपने घर में ठहरा ही रही थी। मुझे पता है ये सब कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं अब तुम्हारी दोस्त इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे तुम पर दया आती है, एम्बर ने अचानक कहा। अगर तुम ऐसा कहती हो, एरिक ने जवाब दिया। एम्बर ने उसे कसकर गले लगाया और फिर उसकी पीठ थपथपाई। चलो अंदर चलते हैं, उसने कहा। ठीक है। बाद में एरिक अपने कमरे में चला गया। वह सोने से पहले अपने न्यूरल लिंक्स को डेवलप करने वाला था। मूड बहुत खराब होने के बावजूद उसने ट्रेनिंग जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि वही एक रास्ता था जिससे वह अपने लक्ष्य हासिल कर सकता था। उसने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को अपने रास्ते में नहीं आने देगा। वह बिस्तर पर बैठ गया और लोटस पोजीशन में बैठ गया। कई घंटों तक एरिक ने पूरी एकाग्रता से मैना को नियंत्रित किया। जैसे कोई विकर बास्केट बुन रहा हो, वैसे ही वह अपने दिमाग के भीतर माना को बुन रहा था, हर छोटी सी डिटेल पर ध्यान देते हुए। जैसे जैसे वह ब्रेन क्रिस्टल से माना को दिमाग में चैनल करता रहा, उसे एहसास हुआ कि माना के फ्लो के अलावा भी कुछ और महसूस हो रहा है। यह ठीक वैसा ही एहसास था जैसा पिछली बार नया न्यूरल लिंक बनाते समय हुआ था। वह सेंसेशन और तेज होती चली गई। दिमाग के भीतर माना घूमने लगा और न्यूरॉन्स के चारों ओर तेजी से बहने लगा। और जब उसे लगा कि फ्लो अपने चरम पर पहुंच गया है, तो उसके भीतर माना का एक फांस आया जो तेजी से पूरे शरीर में फैल गया। यह तब तक चलता रहा जब तक उसने महसूस नहीं किया कि उसके न्यूरॉन्स उस इथेरियल सब्सटेंस से आपस में जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे ब्रेन क्रिस्टल से एक पतली सी रेखा बनी और दिमाग से जुड़ गई। कुछ सेकंड बाद यह प्रक्रिया रुक गई और फिर उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने कर लिया, एक नया न्यूरल लिंक, उसने कहा। हालांकि यह किस पावर से जुड़ा था, उसे अभी नहीं पता था। लेकिन एरिक ने महसूस किया कि उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया है। विचार तेजी से आने लगे, सोचना आसान हो गया और उसका माइंड और भी तेज व शार्प हो गया। थोड़ा और मैना चैनल करने के बाद एरिक को पता चला कि उसका नया न्यूरल लिंक खुनल की पावर से जुड़ा है, वह पावर जो उसे एक बीस्ट में शेप शिफ्ट करने देती थी। यह तो बिल्कुल सही समय है, उसने कहा। वह अभी इसे टेस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि वह एम्बर के घर में था, लेकिन उसने तय किया कि स्कूल के बाद अपने घर जाकर जरूर इसे आजमाएगा। फिर वह बिस्तर से उठा और अपने मसल्स को स्ट्रेच किया। नए न्यूरल लिंक की वजह से उसकी मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी। उसे यह भी महसूस हुआ कि जैसे दुनिया थोड़ी धीमी हो गई हो, शायद डेक्सटेरिटी बढ़ने की वजह से। सिस्टम, टेल मी द करंट वैल्यू ऑफ माई एट्रीब्यूट पॉइंट्स, एरिक ने मन में कहा। अंडरस्टूड। स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑल इंक्रीज्ड बाय 1 पॉइंट। स्ट्रेंथ 19, इंटेलिजेंस 10, डेक्स्ट। अच्छा, एरिक ने सोचा। फिर वह वापस बिस्तर पर लेट गया, ये जानते हुए कि यह स्टैट इंक्रीज नथानियल के साथ होने वाली लड़ाई में उसकी मदद करेगा। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि यह लड़ाई अगले ही दिन है, वह बेचैन होने लगा। यह तय था कि यह आसान फाइट नहीं होगी। फ्लॉयड, ग्वेन और एम्बर चाहे जो भी कहे, उसे हारना ही था। फिर भी एरिक ने तय कर लिया था कि वह लड़ेगा, चाहे हार निश्चित ही क्यों न हो। अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो वह खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। उसे देश छोड़ने की योजना थी और इसके उसे मजबूत बना ही था। और यह मौका, सही मौका। एरिक अपने स्मार्टफोन की रिंगटोन से जाग गया। चूंकि वह अभी भी डिवाइस से कनेक्टेड था, इसलिए उसे फोन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसे पहले ही पता चल गया था कि कॉल कौन कर रहा है। वैसे भी बहुत कम लोगों के पास उसका नंबर था, इसलिए अंदाजा लगाना आसान था। हेलो, अंकल बेन, एरिक ने फोन पर कहा। हे एरिक, उम्मीद है मैं तुम्हें नींद से नहीं जगा रहा, बेंजामिन ने कहा। बिल्कुल नहीं अंकल बेन, बिल्कुल नहीं, एरिक ने जवाब दिया। अच्छा है। देखो, मैंने सुना है कि तुमने स्कूल में एक कंपटीशन ज्वाइन किया है। तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आई एम सॉरी अंकल बेन, लेकिन इन दिनों बहुत कुछ चल रहा था और मैं पूरी तरह भूल गया। कोई बात नहीं। तो तुम्हारा अगला मैच कब है? बेंजामिन ने पूछा। आज 11 बजे। अगर मैं आ जाऊं तो? बिल्कुल आ जाए। स्कूल के मेन बिल्डिंग के पीछे एक रिंग है, वहीं मैचेस होंगे। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं, बेंजामिन ने कहा। बाय अंकल बेन। कॉल खत्म हो गई, लेकिन एरिक का मूड साफ तौर पर अच्छा हो गया था।
उसे बेंजामिन से मिले काफी समय हो गया था और यह सोचकर उसे अच्छा लग रहा था कि वह आज का मैच देखने आएंगे। एरिक ने कपड़े पहने और जल्दी से लिविंग रूम की ओर गया, जहां एम्बर पहले से ही खाना खा रही थी। लेकिन आज टेबल पर केडन, उनका बेटा हैरी और उनकी पत्नी लूना भी मौजूद थे। ये पहली बार था जब एरिक ने पूरे परिवार को एक साथ नाश्ता करते देखा। उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, खासकर केडन की मौजूदगी में। हालांकि उनसे बचना भी मुमकिन नहीं था। गुड मॉर्निंग, उसने झिझकते हुए पूरे परिवार से कहा। हाय एरिक, एम्बर ने कहा। केडन ने सिर हिलाया, लूना मुस्कुराई और छोटा हैरी प्यारे से हाथ हिलाने लगा। एरिक कुर्सी पर बैठा और तुरंत ही एक वेटर उसका ब्रेकफास्ट ले आया। तो सब कैसा चल रहा है? केडन ने अचानक पूछा। एम्बर ने बताया कि तुम कल काम पर गए थे। हाँ, ठीक है, एरिक ने कहा। टूर्नामेंट अच्छा चल रहा है और मुझे मेरी जॉब भी पसंद है, तो ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, उसने जवाब दिया। गुड फॉर यू देन, यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। एम्बर ने हमें बताया कि तुम नेथानियल मैककोनेल से लड़ने वाले हो, लूना ने बीच में कहा। वह एक खूबसूरत लेकिन कद में मिडिल एज्ड महिला थी। प्लैटिनम ब्लॉन्ड बाल, हरी आंखें और गोरी त्वचा। उन्होंने फ्लोरल ड्रेस पहन रखी थी जो उनके शरीर से सटी हुई थी। उनके शोल्डर्स खुले थे और उनका अंदाज काफी एलिगेंट लग रहा था। उन्हें देखकर एरिक समझ गया कि एम्बर को उसकी सुंदरता कहाँ से मिली है। यहां तक कि उसकी मां भी देखने लायक थी। उसके पिता केडन भी कम आकर्षक नहीं थे। वह एक बेहद लंबे लाल बालों वाले और बहुत मस्कुलर आदमी थे। लेकिन अपनी पत्नी के उलट उन्होंने ब्लैक जंपसूट पहन रखा था, शायद बाद में एक्सरसाइज करने वाले थे। एरिक ने एम्बर की ओर देखा। वह भी स्पोर्ट्स अटायर में थी। साफ दिख रहा था कि एम्बर ने अपने पिता से भी बहुत कुछ लिया है। उनका व्यवहार काफी मिलता जुलता था। हालांकि यह भी साफ था कि केडन एरिक के सामने पूरी तरह सहज नहीं थे। उनका रवैया थोड़ा ठंडा था। लेकिन एरिक को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह ज्यादा समय तक एम्बर के घर रहने वाला नहीं था। टूर्नामेंट खत्म होते ही वह अपने घर के लिए नया फर्नीचर खरीदने वाला था। ऐसी जगह छोड़ना थोड़ा ट्रॉमेटिक था, लेकिन एरिक किसी भी तरह एम्बर या उसके परिवार का फायदा नहीं उठाना चाहता था। वैसे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे फिल्थी रिच थे। घर में एक और इंसान होने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। पिछली रात एम्बर के साथ हुई बातचीत के बाद एरिक ने तय किया था कि फ्लॉयड, ग्वेन और एम्बर से थोड़ा डिस्टेंस रखना ही सही रहेगा। वह उनके अब तक किए गए हर काम के लिए आभारी था, लेकिन वह पिटी पर टिकी दोस्ती स्वीकार नहीं कर सकता था। यह सच था कि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन जिंदगी में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था और उसकी मेस्ड अप पर्सनैलिटी के बावजूद एरिक के भीतर अब भी थोड़ी सी प्राइड बची हुई थी। वह रातों रात उनसे दोस्ती तोड़ने वाला नहीं था, बस थोड़ा फासला रखने वाला था। कौन जाने, रेड पैलेस में उसे नए लोग मिल जाएं। जी हाँ, मिस जॉयस, एरिक ने जवाब दिया। तो तुम्हें चिंता करनी चाहिए। एम्बर ने जितना बताया है, उसके हिसाब से वह स्कूल का सबसे स्ट्रांग फाइटर है, लूना ने कहा। स्ट्रांग होने के बावजूद मैं जीतने की पूरी कोशिश करूंगा, एरिक ने कहा। उसे पता नहीं चला, लेकिन एम्बर की मुस्कान और चौड़ी हो गई और केडन ने धीरे से सिर हिलाया। पहले इंप्रेशन के बावजूद एरिक का एटीट्यूड काफी पॉजिटिव था। केडन को लगा कि शायद उसने उसे गलत जज किया था। लूना ने एरिक से थोड़ी और बातें की, फिर उसे नाश्ता करने दिया। लेकिन खाने से पहले एरिक ने अपनी डेली क्वेस्ट्स एक्सेप्ट करना नहीं भूला। सिस्टम, शो मी द डेली क्वेस्ट्स लिस्ट, उसने मन में कहा और हमेशा की तरह नीले सफेद रंग की स्क्रीन उसके सामने आ गई। Quests list. Daily eating habits. Rewards for completion. 10 experience, 10 DNA points. Failure penalty, none. Eat a healthy meal. Physical training. Rewards for completion. 10 experience, 10 DNA points. Failure penalty, none. Train for at least an hour. The host may choose whatever exercise to complete the quest. Accept them both? जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया, एरिक ने खाना शुरू कर दिया। खत्म करते ही उसके दिमाग में जानी पहचानी नोटिफिकेशन गूंज उठी। डेली क्वेस्ट कंप्लीट। हमें शायद निकलना चाहिए, एम्बर ने कहा और जल्दी ही दोनों घर से निकलकर एक कार में स्कूल पहुंच गए। एंट्रेंस पर उन्होंने ग्वेन और फ्लोइड का इंतजार किया, जो थोड़ी ही देर में आ गए। चारों ने फिर से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर आज के फाइट्स की लिस्ट देखी। The matches will begin at 11. 1. Floyd Valdez versus Anderson Worthington 2. Carl Morin versus Luisa Zamora 3. Natasha Pope versus Derek Montgomery 4. Jacob Humphrey versus Gwen Lindsay 5. Alan Grimes versus Stephen Strickland 6.
Eric Romano versus Nathaniel McConnell, 7. Enya Levy versus Patricia Elliott, 8. एम्बर जॉयस वर्सेस एरन ग्रेग। एम्बर और ग्वेन ने पहले एरिक को देखा, फिर फ्लॉयड की ओर नजर गई। साफ था कि आज ये दोनों कंपटीशन से बाहर हो सकते थे, क्योंकि उन्हें उन लोगों से लड़ना था जिन्हें वे फाइनल तक पहुंचने वाला मानते थे। लेकिन एरिक की स्थिति और भी खराब थी। नथानियल एक रूथलेस फाइटर के तौर पर जाना जाता था। उसे ओपोनेंट से खेलना और उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना पसंद था। किसी को नहीं लगता था कि एरिक जीत सकता है, लेकिन कम से कम उसे नथानियल को मनमानी करने से तो रोकना ही था। कम ऑन एरिक, चलो थोड़ा स्पार कर लेते हैं, एम्बर ने कहा, और चारों दोस्त तुरंत जिम की ओर चले गए। 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद एरिक के दिमाग में एक और नोटिफिकेशन गूंज उठा। उसकी दूसरी डेली क्वेस्ट भी पूरी हो चुकी थी। गुड, एरिक ने सोचा। स्पैरिंग खत्म होते ही वे रुक गए, क्योंकि कंटेस्टेंट्स को फाइट से पहले अच्छी तरह रेस्टेड रहना था। लेकिन चारों को पता नहीं था कि 3 लोग उन्हें काफी देर से देख रहे थे। लगता है एरिक ने काफी ट्रेनिंग की है ना? कार्ल ने कहा, एरिक की ओर देखते हुए। वह, नताशा और नथानियल पिछले आधे घंटे से उन्हें स्पाई कर रहे थे। फिर भी ट्रैश ही है। कुछ नहीं बदला। मैं उसे आसानी से हरा सकता हूं, उसने जोड़ा और चौड़ी सी ईविल मुस्कान दी। यहां तक कि नताशा और कार्ल भी उसके अंदाज से थोड़ा डर महसूस कर रहे थे। फिर भी मानना पड़ेगा, वह एक सरप्राइज था। यूएन के साथ उसने जो किया, उसने मेरी रीड में सिहरन दौड़ा दी। नताशा ने कहा, इसीलिए तो मुझे उसे मैनर्स सिखाने चाहिए। उसे रोते देखना मजेदार होगा। नथानियल ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा और एरिक की ओर ऐसे देखा जैसे वह उसका शिकार हो। यह कहकर वह एग्जिट की ओर बढ़ गया और नताशा व कार्ल उसके पीछे पीछे चले गए। कुछ देर बाद एरिक, एम्बर, ग्वेन और फ्लॉयड जिम से निकलकर मेन एंट्रेंस की ओर गए। फाइट्स शुरू होने ही वाले थे और प्रोफेसर मैकएलिस्टर शायद एक स्पीच देने वाले थे जिसे वे मिस नहीं करना चाहते थे। चारों दोस्त पोडियम के सामने पहुंच गए और प्रोफेसर मैकएलिस्टर के स्पीच शुरू करने का इंतजार करने लगे। हमेशा की तरह वह चिड़चिड़े से लग रहे थे और स्टूडेंट्स के सामने बोलने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं दिखे। ज्यादातर समय की तरह उन्होंने अपना पूरा भाषण छोटा ही रखा, थोड़ा सा रूल्स याद दिलाया और फिर एक बार फिर मैचेस के कंटेस्टेंट्स के नाम घोषित कर दिए। इसके बाद सारे लोग स्कूल के पीछे की तरफ चले गए, जहां रिंग लगाई गई थी। पहला मैच फ्लॉयड वर्सेस एंडरसन का था और इसी वजह से ज्यादातर लोग एंडरसन को लेकर काफी एक्साइटेड थे। हालांकि बहुत से लोग फ्लॉयड और एंडरसन के बीच चल रही पुरानी दुश्मनी के बारे में भी जानते थे। कभी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में एंडरसन ने एरन और माइकी की कंपनी ज्यादा पसंद करनी शुरू कर दी। इसके पीछे की असली वजह किसी को ठीक से पता नहीं थी। वैसे भी उस वक्त वे बच्चे ही थे, तो मुमकिन है वजह भी कोई बेवकूफी भरी ही रही हो। इन सब के बावजूद स्कूल में यह आम बात थी कि फ्लॉयड अब भी एंडरसन से नाराज था और ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज एक जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। जैसे ही लोग रिंग के चारों ओर इकट्ठा हुए, ग्वेन, फ्लॉयड, एम्बर और एरिक धीरे धीरे पास आकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ एंडरसन, एरन और माइकी ने भी अपनी जगह ले ली। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेफरी ने कहा, आज का पहला मैच फ्लॉयड वाल्डेज और एंडरसन वर्थिंगटन के बीच होगा। कृपया रिंग में आइए। एरिक ने फ्लॉयड की तरफ चिंता भरी नजर से देखा। क्या तुम सच में ये कर पाओगे? उसने पूछा। हाँ, मुझे नहीं पता मैं जीत पाऊंगा या नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि एंडरसन को थोड़ा तो सफर कराऊंगा। फ्लॉयड ग्रिन के साथ कहा। एरिक ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। कम बात, ज्यादा एक्शन, ग्वेन ने कहा। फ्लॉयड रिंग में चढ़ गया। ग्वेन को उसने एक डर्टी लुक दिया, लेकिन जैसे ही वह रिंग के बीच पहुंचा और सामने एंडरसन को देखा, उसकी सारी जुझलाहट उसी पर टिक गई। फ्लॉयड, एंडरसन ने नाखुश सी शक्ल बनाते हुए कहा। कैसा है? उसने मॉकिंग टोन में पूछा। मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत कर, अपने बारे में सोच, फ्लॉयड ने सीधे तौर पर कहा। क्राउड से जोरदार चीयरिंग उठी। एंडरसन ने हंसते हुए जवाब दिया। हाँ, देखेंगे। ऑडियंस की आवाज और भी तेज हो गई। मैच 1 मिनट में शुरू होगा, रेफरी ने कहा और फ्लॉयड वो एंडरसन के बीच एक इंटेंस स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट शुरू हो गया। 3, 2, 1 सिग्नल मिलते ही बेल बज गई। दोनों कंटेस्टेंट्स पूरी फोकस के साथ एक दूसरे की ओर दौड़े। एंडरसन के लिए यह स्वाभाविक था, लेकिन बहुत से लोग ये देखकर हैरान थे कि फ्लॉयड के चेहरे पर भी वैसी ही एकाग्रता थी। फ्लॉयड को खुद भी भरोसा नहीं था कि वह जीत पाएगा। एंडरसन उससे ज्यादा स्ट्रांग था
और उसे फ्लॉयड की पावर के काम करने का तरीका भी अच्छे से पता था। इसके बावजूद फ्लॉयड के खिलाफ लड़ना आसान नहीं था, यहां तक कि फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए भी नहीं। एंडरसन ने अपना हाथ उठाया और फ्लॉयड के चेहरे पर पंच मारने की कोशिश की, लेकिन फ्लॉयड ने सिर एक तरफ कर लिया और अटैक आसानी से डॉज कर गया। उसी पल उसने अपनी फिस्ट चार्ज की और एंडरसन के पेट पर वार किया। एंडरसन को फ्लॉयड की मंशा समझ आ गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन यह मूव बेकार गई क्योंकि फ्लॉयड ने अपनी पावर एक्टिवेट कर दी। उसने एंडरसन की पकड़ की मोमेंटम और स्ट्रेंथ को कम कर दिया। एंडरसन फ्लॉयड को हवा में उठा ही नहीं पाया। यही फ्लॉयड की पावर थी। वह अपने आसपास किसी भी चुने हुए एनर्जी फ्लो को रोक सकता था। जितना ज्यादा मैना वह इस्तेमाल करता और जितना बड़ा रेडियस होता, उतना ही असर बढ़ता। लेकिन हाई लेवल अटैक्स को रोकने के लिए ज्यादा माना चाहिए होता था, क्योंकि उनकी एनर्जी भी ज्यादा होती थी। समस्या यह थी कि सही हालात में फ्लॉयड लगभग अनबीटेबल हो सकता था, लेकिन वह एक समय में सिर्फ एक ही तरह की एनर्जी को टारगेट कर सकता था और सिर्फ एक ही टारगेट पर उसका फ्लो ब्लॉक कर सकता था। अगर वह चाहे तो किसी का हार्ट बीट रोककर उसे मार भी सकता था। यह असैसिनेशन या डिफेंसिव मैन्यूवर्स के लिए परफेक्ट पावर थी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। वैसे भी किसी का दिल रोकना आसान नहीं था। एंडरसन के दिल को रोकना तो नामुमकिन था, इसलिए फ्लॉयड की फाइटिंग स्टाइल ज्यादातर मार्शल आर्ट्स पर टिकी थी। फ्लॉयड ने एंडरसन को जमीन पर पटकने से इसलिए रोका क्योंकि उसने उसके हाथों में जमा हो रही किनेटिक मूवमेंट को रोक दिया था। लेकिन एंडरसन को उसकी पावर का पूरा अंदाजा था। उसने तुरंत किक मारने की कोशिश की। फ्लॉयड ने बचाव के लिए अपनी टांग उठाई, लेकिन फिर भी एंडरसन की जबरदस्त किक्स ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया। एरिक का दोस्त किसी तरह एंडरसन की पकड़ से छूटा, हालांकि इसके बदले उसे कई किक्स झेलनी पड़ी और दर्द भी हुआ। तुम तो मेरी धुनाई करने वाले थे ना, एंडरसन ने ताने भरे अंदाज में कहा। फ्लॉयड बस भौहें सिकोड़कर उसे घूर सका। शट अप बिच! फ्लॉयड चिल्लाया। फिर वह फाइटिंग पोजीशन में आ गया। फिस्ट्स ऊपर, दाहिनी टांग हल्की सी आगे, और धीरे धीरे एंडरसन की ओर बढ़ने लगा। एंडरसन वही खड़ा रहा। उसे फ्लॉयड की स्टैंस में ढेरों ओपनिंग्स दिख रही थीं, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। फ्लॉयड ने किक मारी, लेकिन एंडरसन ने बस टांग उठाकर उसे पैरी कर दिया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को परखते रहे। एंडरसन सीधे हमला नहीं कर सकता था। अगर उसने लापरवाही की तो फ्लॉयड उसकी किसी एक टांग की किनेटिक एनर्जी रोक सकता था, जिससे वह गिर सकता था और फिर लड़ना मुश्किल हो जाता। इसलिए एंडरसन इंतजार कर रहा था सही मौके का, ताकि काउंटर अटैक करे जब फ्लॉयड के पास रिएक्ट करने का समय न बचे। आखिरकार फ्लॉयड ने खुद ही पहल की। जब एंडरसन हमला नहीं कर रहा था, तो वह सीधे उसके सामने चला गया। वह शांत था, उसका दिमाग रेजर की तरह शार्प था और उसका फोकस बेहद ऊंचा। वह एंडरसन की स्टैंस में ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह स्टैंस लगभग परफेक्ट थी। यह बात फ्लॉयड को और ज्यादा चिढ़ा रही थी। सिर्फ 2 साल पहले तक दोनों एक ही लेवल पर थे। फिर एंडरसन इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? फ्लॉयड ने अनगिनत घंटे ट्रेनिंग में लगाए थे, सालों तक न्यूरल लिंक्स बनाए, अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखा। इसके बावजूद एंडरसन उससे एक नहीं, कई कदम आगे लगता था। यह बात उसे भीतर से जला रही थी। जब उसने एंडरसन के चेहरे पर स्मग एक्सप्रेशन देखा, तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। उसने पंचेस की बौछार शुरू कर दी। पहला पंच डॉज हुआ, दूसरा पैरी, तीसरा भी, और फिर अगला। फ्लॉयड का एक भी वार उसके चेहरे तक नहीं पहुंच पा रहा था। हर नाकाम कोशिश के साथ वह और बेचैन होता जा रहा था। एंडरसन को फ्लॉयड की हर मूव पहले से पता थी, और वह उसे गार्ड तोड़ने ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह भविष्य देख सकता हो। अचानक एंडरसन एंडरसन पीछे की ओर कूदा, फ्लॉयड के अटैक से बचते हुए। उसी मूवमेंट में उसने अपनी टांग फ्लॉयड वुड के सिर की ऊंचाई तक उठाई और एक तेज एजाइल किक मारी। स्पेक्टेटर, ये कोई एवरेज 16 साल का लड़का नहीं कर सकता था। फ्लॉयड का बैलेंस बिगड़ गया। वह लगभग जमीन पर गिर ही गया। उसकी आंखों के सामने पल भर के लिए अंधेरा छा गया और उसकी कनपटी में तेज दर्द उठा। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ। एंडरसन उस पोजीशन से कैसे अटैक कर पाया। ऐसा लगा मानो उसने अपना शरीर अस्वाभाविक ढंग से मोड़ लिया हो, सिर्फ उसे सबसे अनपेक्षित और घातक तरीके से मारने के लिए। लेकिन एंडरसन रुका नहीं।
फ्लॉयड को संभलने का मौका देने के बजाय जैसे ही उसने अपना बैलेंस पाया, एंडरसन उस पर टूट पड़ा। जब फ्लॉयड उठने की कोशिश कर रहा था, एंडरसन ने तुरंत अपने पुराने दोस्त की ओर डैश किया, फिनिशिंग ब्लो देने के इरादे से। लेकिन जैसे ही वो उससे बस कुछ ही मीटर दूर था, फ्लॉयड ने अपनी पावर इस्तेमाल की और एंडरसन की आर्म की मोमेंटम को इरेज कर दिया, जिससे उसका अटैक वहीं रुक गया। एंडरसन को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो, जिसे वह पार नहीं कर सकता था। हालांकि उसके बाकी लिम्स अभी भी आजाद थे, इसलिए उसने अपने दूसरे हाथ से हमला किया। लेकिन फ्लॉयड तब तक अपने सेंसेस वापस पा चुका था। उसने अटैक को डॉज कर लिया। उसी पल एंडरसन की आर्म पर लगी रोक हट गई और वह फिर से फ्लॉयड से लड़ने में सक्षम हो गया। इसके बाद दोनों ज्यादातर पंचेस और किक्स को पैरी या इवेड करते रहे। लेकिन फ्लॉयड के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे। अगर उसकी पावर न होती तो वह अब तक कई अटैक्स खा चुका होता। सिर्फ एंडरसन की मोशन एनर्जी को कम करके ही वह कुछ हमलों से बच पा रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि फ्लॉयड अभी भी एक RH01 था। उसके पास ज्यादा न्यूरल लिंक्स नहीं थे और मैना खर्च बहुत तेजी से हो रहा था। ऊपर से वह सिर्फ एक पंच या किक नहीं रोक रहा था, बार बार पावर इस्तेमाल करने की वजह से उसकी मैना रिजर्व्स तेजी से गिरने लगी। सीरियसली, क्या मैं ऐसे हारने वाला हूं सिर्फ मैना एग्जॉशन की वजह से? फ्लॉयड ने सोचा। उसने इनिशिएटिव लेने की कोशिश की। उसने एंडरसन की लेग की एनर्जी कम की ताकि उसका बैलेंस बिगड़े, और इस बीच उसने उस पर दो एक हिट्स भी लैंड कर दिए। लेकिन एक्सप्लोजन आर्टिस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी बीस्ट से कम नहीं था। जैसे ही उसे लेग्स में मूवमेंट मुश्किल लगी, उसने तुरंत उन्हें सबसे ऑप्टिमल पोजीशन में रख लिया, ताकि वह न गिरे, न बैलेंस खोए और न ही हिट हो। बेशक वह हर बार ऐसा नहीं कर सकता था, वह कोई गॉड नहीं था, लेकिन फिर भी वह लगभग 80% बार ऐसा करने में कामयाब रहा। यह बात फ्लॉयड को अंदर से जला रही थी। फ्लॉयड अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, ग्वेन ने कहा। उसकी बैटल सेंसेस हमेशा की तरह तेज थी। सही कह रही हो, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स, एम्बर ने जोड़ा। तुम दोनों ये क्या बोल रही हो? एरिक बीच में बोला। वह साफ तौर पर इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि फ्लॉयड की हालत समझ सके। दोनों बराबरी से लड़ रहे हैं, उसके पास अभी भी चांस है। उसी पल एंडरसन ने फ्लॉयड के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारा। एरिक सन रह गया। शिट, मुझे इनकी जजमेंट पर भरोसा करना चाहिए था, उसने सोचा। क्राउड पागल हो उठा। एंडरसन की फाइट्स हमेशा देखने लायक होती थी, चाहे उसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ हो, चाहे उसकी बैटल अवेयरनेस या फिर उसका जबरदस्त एक्सपीरियंस। एंडरसन टैलेंटेड था, इसमें कोई शक नहीं था। उस पंच ने फ्लॉयड को पूरी तरह डिस्टेबलाइज कर दिया। एक पल के लिए उसकी नजर से एंडरसन गायब हो गया, और यही एंडरसन को चाहिए था मैच खत्म करने के लिए। उसने फिर से अपना हाथ उठाया, फिस्ट को भींचा और फ्लॉयड के चेहरे की ओर वार किया। एक बार, दो बार, 10 बार। फ्लॉयड का चेहरा अब सूज चुका था, खून भी बह रहा था। फिर भी वह रेजिस्ट करता रहा, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका था। अब वह मुश्किल से सिर उठा पा रहा था। डॉज करना तो दूर की बात थी। 1 मिनट से भी कम समय में वह पूरी तरह नॉकआउट हो गया। जैसे ही एंडरसन ने फ्लॉयड को गिराने के बाद अपने हाथ ट्रायम्फेंटली ऊपर उठाए, अरीना में जोरदार चीयर गूंज उठी। ऑडियंस उसे पसंद करती थी, बहुत ज्यादा। एरिक स्तब्ध रह गया था। उसे समझने में कुछ पल लगे कि आखिर हुआ क्या था। ग्वेन ने उसकी ओर देखा। जैसा हमने कहा था, उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है एरिक। वह बस सिर हिला सका। एंड द विनर इज एंडरसन वर्थिंगटन, रेफरी ने घोषणा की, जबकि हीलर्स दौड़कर फ्लॉयड को हील करने लगे। उसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन ज्यादा गंभीर भी नहीं। उसी समय एंडरसन रिंग से उतरकर एरन और माइकी के पास गया और उनके साथ सेलिब्रेशन करने लगा। माइकी अभी भी अपने दोस्त से हारने को लेकर परेशान था, लेकिन वह रियलिस्ट था। उसे पता था कि एंडरसन के खिलाफ उसका हारना तय था। वहीं दूसरी ओर हीलर्स फ्लॉयड को इन्फर्मरी ले गए। एम्बर, ग्वेन और एरिक भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंचे। उसकी हालत कैसी है? ग्वेन ने इन्फर्मरी पहुंचते ही हीलर से पूछा। उसे कुछ कंकशंस थे, लेकिन हमने हील कर दिया है। कुछ घंटों में होश आ जाएगा। उसका दिमाग शॉक से रिकवर कर रहा है, हीलर ने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, एम्बर ने कृतज्ञता से कहा और हीलर का हाथ थाम लिया। इसी बीच अगले कंसेंस रिंग में उतर चुके थे कार्ल मोरेन और लुइसा जमोरा। दोनों टॉप स्टूडेंट्स में गिने जाते थे, और कार्ल तो नेथानियल का दोस्त भी था। कार्ल एक लंबा 16 साल का लड़का था, जिसके लंबे ब्लॉन्ड बाल पोनीटेल में बांधे थे।
उसके चेहरे पर हमेशा स्मग स्माइल रहती थी और नथानियल का दोस्त होने की वजह से वह कम टैलेंट वाले लोगों को नीची नजर से देखता था। वह कॉनल, ओरसन और लोगन जैसा नहीं था जो खुलकर बुली करते और मारपीट करते थे। कार्ल ज्यादातर लोगों को इग्नोर करता था या फिर उनका मजाक उड़ाता था। फिर भी वह अच्छा इंसान नहीं था। उसने कॉम्बैट अटायर पहना हुआ था, एक टाइट ब्लैक शर्ट जो उसके पेक्टोरल्स ढकती थी लेकिन पेट खुला छोड़ती थी, और टाइट ब्लैक इलास्टिक शॉर्ट्स जो उसकी मस्कुलर लेग्स दिखा रही थी। कार्ल एक DRH-2D था जिसकी पावर उसे स्मोक में बदलने की इजाजत देती थी। इस हालत में उसका शरीर कन्वेंशनल अटैक्स से हिट नहीं हो सकता था। ये सब जानते हुए भी कि अटैक करने के लिए उसे सॉलिड होना पड़ता है। उसकी गैशियस स्टेट में यह समझना बेहद मुश्किल था कि वह किस डायरेक्शन से वार करेगा। लुइजा इसके उलट एक एवरेज लुकिंग लड़की थी, छोटे ब्राउन बाल, ब्राउन आंखें और डार्क स्किन। उसका एथलेटिक फिजिक उसकी ट्रेनिंग से और निखर आया था। जमोरा क्लैन की मेंबर होने की वजह से लुइसा को प्राइवेट ट्यूटरिंग मिली थी और वह लगभग हर दिन मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करती थी। किसी एक खास एरिया में जीनियस न होने के बावजूद उसकी शार्प शूटिंग स्किल्स बेहतरीन थी और वह एक प्रॉमिसिंग सोल्जर मानी जाती थी। उसकी पावर थी पायरोकाइनेसिस, उसके क्लैन की सिग्नेचर ब्रेन क्रिस्टल पावर। जमोरा क्लैन छोटे बच्चों को जिनमें यह पावर अवेकन होती है अपने परिवार में शामिल कर लेता था। कार्ल के मुकाबले लुइसा दूसरों के साथ ज्यादा फ्रेंडली थी। फिर भी उसके आसपास एक हल्की सी सुपीरियरिटी की एयर रहती थी, शायद इसलिए कि वह एक पावरफुल फैमिली से आती थी। वह दूसरों की ज्यादा परवाह नहीं करती थी, लेकिन जो लोग मेहनत करते थे उनका सम्मान जरूर करती थी। और कार्ल के उलट वह कभी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाती थी। फाइट से पहले कार्ल साफ तौर पर नर्वस था। उसे नहीं पता था कि उसकी पावर लुइसा के खिलाफ काफी होगी या नहीं, लेकिन वह नैथानियल को शर्मिंदा नहीं कर सकता था। उसने खुद को संभाला और रिंग में कदम रखा। मैच तुरंत शुरू हो गया। लुइसा ने कार्ल को एक पल तक ध्यान से देखा, फिर उसकी ओर एक फायरबॉल फेंका। जैसे ही प्रोजेक्टाइल इतना पास आया कि जलन महसूस होने लगी, कार्ल स्मोक में बदल गया और पूरा रिंग उस धुएं से भर गया। रिंग के अंदर विजिबिलिटी बेहद खराब हो गई। ऊपर से लुइसा जानती थी कि कार्ल किसी भी पल किसी भी एंगल से उस पर हमला कर सकता है। अब क्या करोगी? कार्ल की आवाज गूंजी। शट अप एंड जस्ट फाइट। उसी पल कार्ल का आर्म लुइसा के सिर के पीछे मटेरियलाइज हुआ और उस पर वार किया। तुम कभी गेस नहीं कर पाओगी कि मैं कहां से अटैक करूंगा। कार्ल की आवाज पागलपन भरी लग रही थी। अचानक कार्ल का राइट आर्म पूरी तरह गायब हो गया। उनके बीच बस खाली स्पेस रह गई। लुइसा बड़बड़ाई। लुइसा जानती थी कि उसे हिट करने के लिए कार्ल को सॉलिड होना ही पड़ेगा, लेकिन यह समझना कि वह कहां से अटैक करेगा बेहद मुश्किल था। उसने कंसंट्रेशन बढ़ाई और अपने आसपास के मैना पर पूरा ध्यान लगाया ताकि कार्ल की लोकेशन समझ सके। यह ट्रिक काम कर गई। जैसे ही उसने माना में वाइल्ड फ्लक्चुएशन महसूस किया, उसने उसी दिशा में मुड़कर देखा और उसी पल एक और आर्म मटेरियलाइज हुआ। लुइसा ने कार्ल की ओर एक और फायरबॉल फेंका और कार्ल बेयरली समय रहते फिर से स्मोक में बदल पाया। कार्ल और लुइसा की फाइट चल ही रही थी और उधर ग्वेन, एरिक और एम्बर अभी भी इन्फर्मरी में फ्लॉयड के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। करीब 20 मिनट इन्फर्मरी बेड पर पड़े रहने के बाद फ्लॉयड ने धीरे धीरे आंखें खोली। आह! दर्द से कराहते हुए फ्लॉयड ने उठने की कोशिश की। इजी इजी, एम्बर ने कहा और उसे फिर से बेड पर लिटा दिया। फ्लॉयड ने चारों तरफ देखा, लेकिन जो उसने देखा उससे वो थोड़ा डिसोरिएंटेड हो गया। अब वो रिंग में नहीं था, एंडरसन से लड़ नहीं रहा था। उसके सामने ग्वेन, एरिक और एम्बर खड़े थे और वो साफ तौर पर इन्फर्मरी में था। तो अगर मैं यहां हूं, मतलब मैं हार गया, हाँ? या, एरिक ने कहा। हालांकि वो फ्लॉयड के लिए ज्यादा दुखी महसूस नहीं कर रहा था। जब से उसे पता चला था कि शुरू में उनकी दोस्ती की वजह क्या थी, उसके मन में हल्की सी रिजेंटमेंट आ गई थी। तुम कुछ नहीं कर सकते थे फ्लॉयड, ग्वेन ने कहा। एंडरसन बस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इवन आई वुड हैव प्रॉब्लम्स फाइटिंग हिम डिस्पाइट माई आर्मर पावर। फ्लॉयड ने गहरी सांस ली। उसकी हार किसी स्किल या स्ट्रेंथ की कमी की वजह से नहीं थी। बस एंडरसन में कुछ ऐसा था जो सामने वाले को शॉट पड़ने पर मजबूर कर देता था। तभी दूर से जोरदार चीयर्स सुनाई दी। कार्ल और लुइसा की फाइट देखने वाले लोग चिल्ला रहे थे। अभी कौन लड़ रहा है? फ्लॉयड ने पूछा। कार्ल और लुइसा, एम्बर ने जवाब दिया। तुम्हारे पास आउट होने की ज्यादा देर नहीं हुई। आई गेट इट, फ्लॉयड बुदबुदाया।
फिर से चीयर्स गूंजे। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? एरिक ने ग्वेन से पूछा, जो उन चारों में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल थी। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, ग्वेन ने कहा। कार्ल और लुइसा दोनों ही इक्वली मैच्ड हैं और दोनों की पावर्स काफी नैस्टी हैं। लेकिन अगर किसी एक का नाम लेना ही पड़े तो मैं कहूंगी कि लुइसा के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। पायरोकिनेसिस की वजह से? हाँ, ग्वेन ने सिर हिलाया। क्योंकि दोनों DRHO1 है। फर्क सिर्फ जॉर्म स्केल का है। कार्ल का D है और लुइसा का B। हालांकि उसका ओपोनेंट काफी कनिंग है और वो किसी भी तरह से जीत निकाल सकता है। आई गेट इट, एरिक ने कहा। उधर रिंग में कार्ल और लुइसा की फाइट और ज्यादा हीटेड हो चुकी थी। कार्ल ज्यादातर टाइम अपने स्मोक फॉर्म में रहता और अलग अलग एंगल से लुइसा पर हमला करता। लुइसा हर अटैक अवॉइड नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी और कम से कम सबसे खतरनाक हमलों से तो बच ही जा रही थी। साथ ही वो कार्ल के अटैक्स का तेजी से जवाब भी दे रही थी। फायरबॉल्स अक्सर उसकी स्किन को जला देती, जिससे कार्ल को दर्द होता और लड़ाई उसके लिए मुश्किल बन जाती। लेकिन कुछ समय बाद कार्ल ने सीधे हमला करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने रिंग के चारों तरफ से पत्थर उठाकर लुइसा पर फेंकने शुरू कर दिए, इतनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कि वो किसी गन से चली बुलेट्स जैसे लग रहे थे। एक पल वो उसके लेफ्ट से स्टोन्स फेंकता, अगले ही पल उसके ब्लाइंड साइड से। इससे लुइसा के लिए फायरबॉल से काउंटर करना मुश्किल हो गया, क्योंकि कार्ल हिट होने से पहले ही स्मोक में बदल जाता था। तुम हमेशा फॉर्मलेस नहीं रह सकते कार्ल। ये सच था। फाइट को 20 मिनट हो चुके थे और कार्ल के लिए अपनी पावर को सस्टेन करना मुश्किल होता जा रहा था। इसी वजह से उसने गैम्बल करने का फैसला किया। वो अचानक लुइसा के पीछे मटेरियलाइज हुआ। उसकी प्रेजेंस महसूस करते ही लुइसा मुड़ी और पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरबॉल दाग दी। लेकिन कार्ल ने आंशिक रूप से स्मोक फॉर्म ले लिया, जिससे फायरबॉल ठीक आखिरी पल में उसके आर पार निकल गई और उसी समय उसके दूसरे आर्म से, जो अभी ह्यूमन शेप में था, उसने पूरी ताकत से पंच मारा। फिर लुइसा की आंखों के आगे एक पल के लिए अंधेरा छा गया और कार्ल को बस यही चाहिए था। उसने एक पंच और मारा, फिर एक और, जब तक कि जमीन पर गिर नहीं गई और रेजिस्ट करने की हालत में नहीं रही। जैसे ही वो नीचे गिरी, कार्ल उसके ऊपर चढ़कर उसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करने लगा। फिर भी लुइसा ने आखिरी ताकत जुटाकर एक और फायरबॉल पॉइंट ब्लैंक रेंज से छोड़ी। वो कार्ल को सीधा हिट नहीं कर पाई, लेकिन उसके ब्लॉन्ड बालों का एक हिस्सा आग पकड़ गया। कार्ल ने तुरंत रिएक्शन दिया। वो स्मोक में गायब हुआ, फिर लुइसा के सिर के ऊपर दोबारा प्रकट हुआ और पूरी ताकत से उसे स्टॉम्प किया। लुइसा बेहोश हो गई। अरीना में जोरदार चीयर्स गूंज उठे और रेफरी ने तुरंत कार्ल को विनर घोषित कर दिया। द विनर इज कार्ल मोरेन। तालियों और शोर से पूरा मैदान भर गया। हीलर्स जल्दी से रिंग में पहुंचे और लुइसा को चेक करने लगे। उसी समय ग्वेन, फ्लॉयड, एम्बर और एरिक भी रिंग के पास आ गए। उन्होंने कार्ल को विजयी अंदाज में हाथ उठाए हुए देखा और लुइसा को बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा हुआ। वो प्रिक जीत गया और मैं नहीं, फ्लॉयड गुस्से में चिल्लाया। काम डाउन फ्लॉयड, ग्वेन ने कहा। तुम एंडरसन से लड़े थे। ये बात उसे शांत करने के लिए काफी नहीं थी। फ्लॉयड ने गुस्से में जमीन पर लात मारी। अब ग्वेन की फाइट से पहले सिर्फ एक मैच बची थी, नताशा वर्सेस डेरा। नताशा भी नथानियल की एक लैकी थी, जो हर जगह उसके साथ रहती थी। बहुत से लोग मानते थे कि उन दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि नताशा का उसके आसपास बिहेवियर काफी अजीब रहता था। नताशा को एक बेहद खूबसूरत औरत कहा जा सकता था। उसके लंबे काले बाल शोल्डर लेंथ तक आते थे और वो अपने बैंक से माथा ढककर रखती थी। उसकी बॉडी आवरग्लास शेप की थी, लेकिन साथ ही वेल टोन्ड भी, चौड़े मस्कुलर शोल्डर्स और टैन स्किन के साथ। उसकी पूरी पर्सनैलिटी से फेम फटेल ओरा टपकता था। वो अक्सर काफी बोल्ड कपड़े पहनती थी, ब्लैक लेगिंग्स और टाइट शर्ट्स जो उसके बॉडी को हग करती थी, उसके शोल्डर्स और बैक को एक्सपोज करती हुई। कभी कभी झुकते समय उसकी शर्ट से क्लीवेज या ब्रेस्ट्स का ऊपरी हिस्सा भी दिख जाता था। वो BRHO1D इंडिविजुअल थी, जिसकी पावर थी मैना whip बनाना। इसके साथ ही उसके पास एक सब पावर भी थी, जिससे वो अपने वेपन में पॉइजनस मैना इंजेक्ट कर सकती थी। डैरग एक हैंडसम लड़का था, डार्क ब्राउन आईज, छोटे ब्राउन बाल और चेहरे पर एक वर्टिकल स्कार। उसके अपर टॉर्सो पर एक टैटू बना था, जो किसी आई जैसा दिखता था। ये मॉन्टगमरी फैमिली की पहचान थी। एडम और लुइसा के क्लैन की तरह मॉन्टगमरी फैमिली भी एलिमेंटल यूजर से जुड़ी थी। इस केस में
अर्थ और स्टोन्स को कंट्रोल करने वाले यूजर्स। ये भी एक पावरफुल क्लैन था जो बहुत छोटी उम्र से अर्थ एलिमेंटल ब्रेन क्रिस्टल पावर्स जागने वाले बच्चों को अपने साथ ले लेता था। नेशन के अंदर इस फैमिली की काफी ताकत थी क्योंकि एलिमेंटल ब्रेन क्रिस्टल पावर्स आमतौर पर माइटी होती हैं, जॉर्म स्केल पर बी रेटेड। डेराग एक एक्सीलेंट फाइटर था और स्कूल में एक स्ट्रॉन्ग अर्थ यूजर के तौर पर जाना जाता था। एंड नाउ, रेफरी ने घोषणा की, द फॉलोइंग मैच विल बी फॉट बिटवीन डेरेक मॉन्टगोमरी एंड नताशा पोप। लेट देम फील योर प्रेजेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन। नाम सुनते ही डेरेक और नताशा दोनों रिंग में कूद पड़े। उन्होंने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। बोलने की जरूरत नहीं थी, दोनों जानते थे कि क्या करना है। The match is going to start in a minute. Please, contestants, ready yourself. दोनों फाइटर्स ने मैना चैनल करना शुरू किया। नताशा ने अपनी पॉइजनस whip समन की, जबकि डेरेक ने आसपास की जमीन में अपना मैना फैलाया ताकि स्टोन प्रोजेक्टाइल्स चला सके। 2, 1, फाइट! जैसे ही रेफरी ने फाइट शुरू होने का सिग्नल दिया, डेरेक सीधे नताशा की तरफ डैश कर गया। दोनों की पावर्स में साफ फर्क था। जहां हैंडसम लड़का एक टाइम पर सिर्फ 2 से 3 अर्थ प्रोजेक्टाइल्स ही फेंक सकता था, वहीं नताशा का वेपन प्रैक्टिकली अनलिमिटेड था। वो जितनी बार चाहे उतनी बार अटैक कर सकती थी। लेकिन इसका एक डाउनसाइड भी था। इसका मतलब ये भी था कि उसकी पावर डेरेक की तुलना में कहीं ज्यादा माना कंज्यूम करती थी। आखिर में फाइट का रिजल्ट इसी बात पर डिपेंड करता था कि कौन अपनी पावर का बेहतर इस्तेमाल करता है। क्योंकि डेरेक बार बार अपनी पावर यूज नहीं कर सकता था, उसका फाइटिंग स्टाइल अलग था। वो असल में मार्शल आर्ट्स पर ज्यादा रिलाई करता था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ एडवांटेज लेने या ओपोनेंट को ऐसे मोमेंट पर हिट करने के लिए करता था जब उसे लीस्ट एक्सपेक्टेड हो। फ्यूचर में चीजें अलग होती, लेकिन अभी डेरेक RHO लेवल पर था, इसलिए वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। इसके उलट नताशा का फाइटिंग स्टाइल उसकी मैना वेपन पर हेविली डिपेंड करता था। बेशक वो एक प्रोफिशिएंट मेली फाइटर थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उसने मार्शल आर्ट्स पर पूरी तरह फोकस करने की बजाय whip को मास्टर करने को ज्यादा अहमियत दी थी। नताशा ने कई बार whip स्नैप की, लेकिन डेरेक ने अजाइल मूवमेंट से हर अटैक अवॉइड कर लिया और कुछ ही पलों में उनके बीच का डिस्टेंस कवर कर लिया। हालांकि नताशा बेवकूफ नहीं थी और आइडल भी नहीं रही। वो कई मीटर्स पीछे हटी और whip से डेरेक को स्लो करने की कोशिश की। जैसे ही डेरेक बहुत पास आया, उसने whip को हॉरिजॉन्टली घुमाया, अपने चारों तरफ एक तरह का टोर्नेडो बना दिया। उस वेपन से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलने लगी, जो तेजी से उसके आसपास फैल गई और डेरेक को स्ट्राइकिंग रेंज में आने से रोक दिया। डेरेक नताशा की पावर को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि अगर पॉइजन उसके बॉडी के अंदर फैल गया, तो मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसकी डिफेंसिव मूव को रोकने के लिए डेरा ने रिंग के आसपास की जमीन से निकला एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए नताशा को whip का इस्तेमाल करना पड़ा। रिस्ट के एक फ्लिक से उसने whip को स्नेक की तरह लहराया, मानो कोई सांप अपने प्रे पर हमला कर रहा हो। whip और प्रोजेक्टाइल की टक्कर से पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। नताशा ने वेपन के साथ अपनी इनक्रेडिबल प्रोफिशिएंसी दिखाई। लो लेवल पर 16 साल की उम्र में उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को whip से हिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। लेकिन इस मूव ने डेरेक को दोबारा अटैक करने का मौका दे दिया। वो फिर से दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और एक और पत्थर फेंक दिया। प्रोजेक्टाइल जबरदस्त स्पीड और एक्यूरेसी के साथ फेंका गया था। डेरेक ने सीधा एम किया, होपिंग कि नताशा प्रीवियस डिफेंस से रिकवर करते हुए ऑफ गार्ड पकड़ी जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नताशा साइड में डॉज कर गई। पत्थर उसके पैर के बिल्कुल पास जमीन पर लगा, जिससे छोटे छोटे रॉक्स उस पर गिरे, लेकिन उसे कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ। डेरेक ने एक और प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन नताशा रेडी थी। whip से उसने मिसिल को पास आने से पहले ही रोक दिया। उसकी whip स्किल इतनी रिफाइंड थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो इसे हमेशा से प्रैक्टिस करती आ रही हो। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही डेरेक उसके सामने था और दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो गया। नताशा अब सीरियस ट्रबल में है, ग्वेन ने कहा। एम्बर, फ्लॉयड, एरिक और आसपास खड़े कई लोग उसकी तरफ देखने लगे। ये बात सबको पता थी कि ग्वेन एक्सपर्ट थी। देखने वाले भी इनएक्सपीरियंस नहीं थे। आखिरकार वो सब किसी न किसी पॉइंट पर मिलिट्री का हिस्सा रह चुके थे। फिर भी ग्वेन की इनसाइट बेहद शार्प थी और वो रेयरली गलत साबित होती थी।
उसे पता होना चाहिए था कि वो सिर्फ whip पर रिलाय नहीं कर सकती, खासकर डेरेक जैसे ओपोनेंट के खिलाफ। फ्लॉयड ने सिर हिलाया। भले ही नताशा हर प्रोजेक्टाइल ब्लॉक कर ले, मिली फाइट में डेरा उसके मुकाबले बेहतर था, इसलिए बराबरी की लड़ाई उसके लिए मुश्किल थी। अगर उसे जीतना था, तो उसे किसी तरह डिस्टेंस बनानी पड़ती, और ये भी आसान नहीं था, क्योंकि डेरा के पास पावरफुल रेंज्ड अटैक्स थे। लेकिन अगर वो whip से एक भी हिट लैंड कर दे, तो सब कुछ बदल सकता था, क्योंकि पोटेंट पॉइजन डेरक पर बहुत बुरा असर डालता। ग्वेन का एनालिसिस बिल्कुल सही निकला। उस पॉइंट के बाद नताशा की फाइट बेहद मुश्किल हो गई। उसे डिस्टेंस बनाने में दिक्कत हो रही थी, और अटैक्स रिएक्ट करने में भी परेशानी। इसी वजह से नताशा ने whip को शॉर्टन कर लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, फाइट बैलेंस होने लगी। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, फ्लॉयड ने कहा। इंडीड, ये एक अच्छा चॉइस था, एम्बर ने कमेंट किया। इससे दोनों के बीच बैलेंस वापस आ गया। उसी मोमेंट नैट्शा ने डेरेक पर अपना पहला हिट लैंड किया। यही प्रैक्टिकली उसकी हार का सिग्नल था। पॉइजन का असर शुरू होते ही डेरेक ज्यादा फटीग्ड महसूस करने लगा, और वूंड से तेज पेन भी होने लगा। इसका मतलब दो चीजें थीं। पहली, वो पहले जैसी स्पीड से मूव नहीं कर सकता था, और मेले कॉम्बैट अवॉइड करने लगा, जिससे उसे जो एडवांटेज मिला हुआ था वो खत्म हो गया। दूसरी, पेन की वजह से उसकी एम भी बिगड़ने लगी। बस उसने कर दिखाया, फ्लॉयड ने कहा, नताशा के सक्सेसफुल हिट की तरफ इशारा करते हुए। एरिक तुरंत समझ गया कि उसका दोस्त क्या कहना चाहता है। फ्रेंड्स ने जब उसे नताशा के पॉइजन के बारे में समझाया, तो वो साफ तौर पर डेरेक पर उसका इफेक्ट देख सकता था। स्लो मूवमेंट्स, चेहरे पर दर्द, और एक्सट्रीम फटीग। वो फाइट हारने वाला था। आखिरकार मॉन्टगमरी फैमिली के इस लड़के को हराने में नताशा को ज्यादा टाइम नहीं लगा। डेरेक ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसके पास फाइट जारी रखने की ताकत नहीं बची थी। द विनर इज नताशा पोप, रेफरी ने घोषणा की। इस हार में कोई शर्म नहीं थी। डेरेक जानता था कि नताशा एक स्ट्रांग फाइटर है, और फिर भी मैच ज्यादातर टाइम बैलेंस्ड रहा। उसने अच्छा परफॉर्म किया, और रिंग से बाहर एक प्राउड लुक के साथ निकला। अब तुम्हारी बारी है, ग्वेन। या, ग्वेन ने जवाब दिया। वरीड हो? एम्बर ने पूछा। वो साफ तौर पर अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए चिंतित थी। उसका ओपोनेंट जेकब हम्फ्री होने वाला था, जिसकी क्लोनिंग एबिलिटी थी। ये सच था कि ग्वेन मैना से आर्मर बना सकती थी, लेकिन ग्रैपलिंग मूव से उसे सबड्यू किया जा सकता था। उसके अलावा क्लोन्स में से असली जेकब को पहचान पाना भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो गलत ओपोनेंट पर टाइम वेस्ट कर सकती थी, और असली वाला पूरी तरह फ्रेश रह जाता। ये फाइट आसान नहीं होने वाली थी। अगर ग्वेन को जीतना था, तो उसे स्मार्ट खेलना पड़ता। नॉट रियली। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है कि ओरिजिनल को कैसे पहचानना है, उसने जवाब दिया। ग्रुप ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे अगर ग्वेन वरीड नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं। हाँ, सरप्राइज का चांस हमेशा रहता है, इसलिए उसे केयरफुल तो रहना ही होगा। हीलर्स ने डेरा का इलाज पूरा किया, और जैसे ही वो और नताशा रिंग से बाहर गए, अनाउंसर ने अगले फाइटर्स को अनाउंस करना शुरू किया। For the next fight, we're going to see Gwen Lindsay and Jacob Humphrey. Let them feel your presence. Referee ने जोर से कहा। Good luck, Greg बोला। Yeah, good luck. फ्लोइड ने भी जोड़ा। ग्वेन ने सिर हिलाया और हल्के कदमों से रिंग की तरफ बढ़ गई। बाहर से वो बिल्कुल calm लग रही थी, लेकिन अंदर उसके दिमाग में सब कुछ फुल स्पीड पर चल रहा था। उसने जेकब की हर फाइट याद की, उसके मूव्स, उसकी पावर, उसका फाइटिंग स्टाइल, और वो हर छोटी डिटेल जो जीत के लिए काम आ सकती थी, यहां तक कि उसका पर्सनैलिटी भी। उसी समय जेकब भी रिंग में आ गया। लड़के के बाल मोहिकन स्टाइल में थे, और शरीर पर कई पियर्सिंग्स थीं। एरिक जानता था कि वो आमतौर पर जीन्स और मेटल बैंड की टी शर्ट्स पहनता है, लेकिन आज वो प्रॉपर स्पोर्ट्स अटायर में था। उसने ब्लैक शॉर्ट्स पहन रखे थे, जो उसकी मस्कुलर लेग्स को साफ दिखा रहे थे। ऊपर टाइट शर्ट थी, जो चेस्ट पर अच्छी तरह फिट हो रही थी, और उसके इंप्रेसिव पेक्टोरल्स को उभार रही थी। ये आउटफिट फ्लॉज छुपाने के लिए नहीं, बल्कि मसल्स शो ऑफ करने के लिए बनी लग रही थी। उसकी आर्म्स लगभग पूरी तरह टैटूज से ढकी हुई थी, शोल्डर्स से लेकर नीचे तक। उसका बॉडी एक तराशी हुई मार्बल स्कल्पचर जैसा लग रहा था, बिना किसी विजिबल स्कार के। उसका अजीब सा लुक काफी लोगों का ध्यान खींच रहा था। कुछ लोगों को वो स्ट्रीट पंक जैसा लगता था, और वो उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन लड़कियां ज्यादातर इम्प्रेस्ड थी। लेकिन जैसे ही ग्वेन रिंग में दाखिल हुई, जिन्हें उसके बारे में पता नहीं था, वो सब स्टन्ड रह गए। वो मैसिव थी,
सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत टॉल थी, बल्कि इसलिए भी कि उसका पूरा शरीर पावर से भरा हुआ था। एक लड़की के हिसाब से उसकी हाइट काफी इंप्रेसिव थी, लगभग 1.8 मीटर्स। ग्वेन का बॉडी टाइप ऐसा था जिसे कई गाइज एनवी करते। वो रिप्ड थी, मसल्स साफ दिखती थी। वो कोई ब्रूट नहीं थी। उसके लंबे ब्राउन हेयर कंधों से काफी नीचे तक जाते थे और चेहरा भी काफी प्रिटी था। एम्बर जितनी स्टनिंग नहीं थी, लेकिन बदसूरत भी बिल्कुल नहीं। उसने कंप्रेशन शर्ट और बॉक्सिंग शॉर्ट्स पहन रखे थे, जो उसके बॉडी पर थोड़े लूज गिर रहे थे। साफ था कि वो कंफर्ट को प्रायोरिटी दे रही थी और नहीं चाहती थी कि कपड़े फाइट में हिंदर करें। टाइट पैंट्स पहनना उसका स्टाइल नहीं था। उसे दिखावा पसंद नहीं था। उसके बॉक्सर शॉर्ट्स सेक्सी नहीं, बस प्रैक्टिकल थे। ज्यादातर लोग दोनों की पावर्स जानते थे, और जो नहीं जानते थे, उन्होंने जल्दी से अपने दोस्तों से पूछ लिया। उन्हें समझाया गया कि जेकब एक ग्रेट फाइटर है, लेकिन ग्वेन स्कूल की स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक है। बातचीत में उनके दोस्तों के नाम भी आए। एरिक का नाम इधर-उधर सुनाई दिया, लेकिन ज्यादातर लोग एम्बर पर ही फोकस कर रहे थे। रेफरी ने जल्दी-जल्दी सेकंड्स काउंट करने शुरू किए। ग्वेन ने तुरंत अपने पूरे शरीर पर मैना आर्मर कॉन्जर कर लिया, जिससे जो थोड़ा बहुत स्किन दिख रहा था, वो भी छुप गया। जेकब ने 2 क्लोन्स बना लिए और फाइट तुरंत 3 वर्सेस 1 में बदल गई। जिन लोगों ने जेकब की प्रीवियस फाइट्स देखी थी, उन्हें पता था कि उसके क्लोन्स के खिलाफ फाइट करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन ग्वेन का आर्मर उसे एक बड़ा एडवांटेज दे रहा था। उसे हर अटैक डॉज या पैरी करने की जरूरत नहीं थी। 3, 2, 1 फाइट। जेकब ने तुरंत अटैक शुरू कर दिया, जबकि ग्वेन वही खड़ी रही, पूरी तरह कंपोज्ड। लड़के को साफ पता था कि ग्वेन के आर्मर के सामने जीतने का एक ही रास्ता है, सबमिशन। इसलिए उसने सबसे पहले ग्वेन को घेरने की कोशिश की ताकि वो भाग न सके। लेकिन ग्वेन जानती थी कि अगर वो कॉर्नर हो गई तो सबसे बुरा होगा। इसलिए वो रिंग में लगातार मूव करती रही। जेकब और उसके क्लोन्स को उसे सराउंड करने का कोई मौका नहीं दिया। मूव करते हुए भी ग्वेन पंचेस और किक्स फेंकती रही। जेकब हर अटैक डॉज कर रहा था। ये फाइट ऐसी थी कि अगर ग्वेन ने जेकब को एक बार भी खुद को ग्रैब करने दिया तो वो लूजिंग साइड पर आ जाती। जल्दी ही फाइट इवेजन्स और काउंटर अटैक्स का खेल बन गई, लेकिन कोई भी साइड साफ एडवांटेज नहीं ले पा रही थी। हर बार ग्वेन मूव करती, क्लोन्स उसे पकड़ने की कोशिश करते और उसे उन्हें छटक कर हटाना पड़ता। एक क्लोन ऑलमोस्ट उसे पकड़ ही लेता, लेकिन ग्वेन ने तुरंत उसे पकड़ा और हवा में उछाल दिया। उसी समय ओरिजिनल और दूसरा क्लोन उसकी वेस्ट पकड़ने की कोशिश करने लगे। ग्वेन ने पोजीशन का फायदा उठाया और बाएं वाले को फेस पर किक मारी। वो सफल रही और बचा हुआ जेकब, जिसके बारे में वो श्योर नहीं थी कि ओरिजिनल है या क्लोन, उसे पकड़ नहीं पाया। वो एक क्विक और एजाइल मूवमेंट से ग्रिप से निकल गई और तुरंत बचे हुए क्लोन्स की तरफ डैश कर गई। ग्वेन ने जेकब पर अटैक्स शुरू कर दिए, जबकि वो सिर्फ उसे पकड़ने की कोशिश कर सकता था। पंच या किक करने पर उसे खुद ही डैमेज होता। ग्वेन ने क्लोन के फेस पर 5 पंचेस लैंड किए। आखिरी पंच इतना जोरदार था कि वो दर्द में जमीन पर गिर गया। उसके गॉन्टलेट सच में बहुत हार्ड हिट कर रहे थे। उसी समय बाकी 2 फिर से उसे पकड़ने आए। उनमें से एक ने उसकी वेस्ट ब्लॉक कर ली, लेकिन ग्वेन ने तुरंत दोनों हाथों से उसके सिर पर पंच मारा और वो क्लोन अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा। वो क्लोन स्मोक की एक लकीर बनकर गायब हो गया और अब सिर्फ 2 बचे थे। एक जो उठने की कोशिश कर रहा था और दूसरा जिसने उसकी राइट लेग पर किक मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही दूसरा क्लोन खड़ा हुआ, उसके बगल में एक और क्लोन अपीयर हो गया। इट्स हिम। ग्वेन ने अंदर ही अंदर चिल्लाया। उसने समझ लिया था कि ओरिजिनल कौन है। उसे जेकब की क्लोनिंग ब्रेन क्रिस्टल पावर का समझ में आ गया था। हर बार जब वो क्लोन बनाता, वो खुद स्मोक में वैनिश हो जाता, जिससे ऐसा लगता कि जो स्पॉन हुआ है वही क्लोन है, जबकि असल में वही ओरिजिनल होता था। ओरिजिनल पहचान लेने के बावजूद ग्वेन अभी भी जमीन पर थी और एक क्लोन उसके ऊपर था। उसने दोनों पैरों से उसे हवा में उछाल दिया और खुद को फ्री किया, लेकिन ओरिजिनल और दूसरा डुप्लीकेट तुरंत उसकी तरफ दौड़े और ग्वेन को जल्दी से खड़ा होना पड़ा। उसने लेग्स फैलाकर खुद को घुमाया, बिल्कुल विंडमिल की तरह, और फिर पैरों पर खड़ी हो गई। लेकिन दोनों अपोनेंट्स तब तक पहुंच चुके थे। उसने क्लोन को पंच मारा, जबकि जेकब उसे रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था। ग्वेन ने ओरिजिनल के फेस पर पीछे की तरफ से हेडबट मारा और उसकी नाक से खून बहने लगा।
जो क्लोन पहले गिरा था, वो फिर से उस तक पहुंच गया और ग्वेन को उस पर फोकस करना पड़ा। उसने कई पंचेस मारे और गॉन्टलेट्स की वजह से डैमेज इतना ज्यादा था कि वो उसे भी नॉकआउट कर पाई। वो स्ट्रगल कर रही है, एरिक ने कहा। हाँ, जेकब एक्सपेक्टेड से बेहतर है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, एम्बर ने कहा। उसने कहा है कि वो जीतेगी और वही होगा। हाँ, लेकिन उसकी पावर के साथ 3 अपोनेंट से लड़ना आसान नहीं है, एम्बर, फ्लॉयड ने कहा। मैं भी एग्री करता हूं, एरिक ने जोड़ा। मैं नहीं देख पा रहा कि वो ज्यादा देर तक इस रिदम को मेंटेन कर पाएगी। एम्बर ने ऑलमोस्ट गुस्से में फाइट की तरफ देखा। दोनों कंटेस्टेंट्स के लिए मैना एक्सपेंडिचर संभालना आसान नहीं था। ग्वेन को लगातार फुल बॉडी आर्मर बनाए रखना पड़ रहा था, जबकि जेकब को अपने क्लोन्स नए क्लोन्स बनाना भी माना कंज्यूम करता था। और क्योंकि उसे फाइट के दौरान 2 नए क्लोन्स बनाने पड़े थे, वो थोड़ा डिसएडवांटेज में था। फिर भी इस समय अपर हैंड उसी का था, क्योंकि 3 अपोनेंट्स के खिलाफ लड़ना ग्वेन के लिए बेहद मुश्किल था। ग्वेन ने जेकब को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसे लगा था कि वो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन उसकी एंड्योरेंस और हिट्स सहने की क्षमता उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। वो लकी भी थी, क्योंकि जेकब मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ग्वेन के आर्मर की वजह से पंच या किक करना उसके लिए खुद नुकसानदेह होता, और यही चीज ग्वेन को इस फाइट में जिंदा रखे हुए थी। अब ग्वेन के सामने एक क्लोन और ओरिजिनल दोनों मौजूद थे, लेकिन उसकी नजरें सीधे दूसरे वाले पर टिकी हुई थी। जेकब तुरंत समझ गया कि उसकी ओपोनेंट पहचान चुकी है कि असली कौन है, मगर उसे यह समझ नहीं आया कि कैसे। उसने अपनी पावर की कमजोरी किसी को नहीं बताई थी, यहां तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं पता था। फिर भी उसके सामने खड़ी लड़की की नजरें उसी पर जमी हुई थी। शिट! ग्वेन बैल हाथी की तरह जेकब की तरफ दौड़ी। उसका मैना आर्मर उसे बेहद डरावना बना रहा था। हेलमेट से 2 छोटे-छोटे सींग बाहर निकले हुए थे। पूरा आर्मर सॉलिडिफाइड माना से बना था, फिर भी इतना नेचुरल लग रहा था जैसे किसी थाइड से निकालकर उसके ऊपर फिट कर दिया गया हो। हेलमेट में टी शेप्ड स्लिट था, जिसे ग्वेन देख पा रही थी। इसके अलावा उसका शरीर पूरी तरह ढका हुआ था। गॉन्टलेट्स, पॉल्ड्रन्स, क्यूरास और ग्रीव्स, सब कुछ। वह सिर्फ बैल हाथी जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि एक चलता फिरता टैंक लग रही थी। इसके बावजूद जेकब उसे ऐसे फेस कर रहा था जैसे किसी आम अपोनेंट से लड़ रहा हो। जेकब ने उसकी बॉडी वेट का फायदा उठाकर उसे हवा में उछालने की कोशिश की, लेकिन ग्वेन इतनी अनुभवी थी कि इस चाल में नहीं फंसी। पास पहुंचते ही उसने पैर उठाया और जोरदार किक उसके पेट में मारी, जिससे जेकब जमीन पर गिर पड़ा। Yeah, that's how you do it! फ्लोयड चिल्लाया। ग्वेन ने पल भर के लिए अपने दोस्त की तरफ देखा और उसी पल क्लोन पीछे से आ गया। उसने ग्वेन की कमर पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया और तुरंत सप्लेक्स मूव करते हुए जमीन पर पटक दिया। ग्वेन जोर से जमीन पर गिरी, लेकिन हेलमेट ने उसका सिर बचा लिया। वह जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी, जबकि क्लोन अब भी उसकी पीठ से चिपका हुआ था। ग्वेन काफी स्ट्रांग थी, इसलिए वह क्लोन को उठाते हुए खड़ी हो गई। वह उसे छटक नहीं पाई, तो उसने छलांग लगाई और पूरा वजन अपने और आर्मर का क्लोन पर गिरा दिया। फिर सिर और बाजुओं से उसे तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। लेकिन इसी दौरान जेकब खड़ा हो चुका था और उसने फिर से चार्ज किया। इस बार वह उसे पकड़ने में कामयाब रहा। जेकब ने उसका गला पकड़ा और चोक करने लगा, और वह लगभग सफल ही हो गया था। ग्वेन, एम्बर साइडलाइन से चिल्लाई। उसके चेहरे पर साफ चिंता थी। कम ऑन ग्वेन, यू कैन डू इट! फ्लॉयड चिल्लाया। एरिक चुपचाप खड़ा मैच देखता रहा। ग्वेन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे उसकी सांस टूटने लगी, फिर भी वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसने झटका दिया, धक्का मारा और जेकब से खुद को अलग कर लिया। लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से बैलेंस बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ी। इसी मौके पर जेकब ने पैर उठाया और उसके हेलमेट के साइड पर स्टॉम्प किया। झटका जोरदार था, लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। ग्वेन जमीन पर लुढ़की और फिर से खड़ी हो गई। उसी पल ग्वेन ने महसूस किया कि जेकब मैना चैनल करने लगा है। बस यही वह हार जाती अगर उसने उसे फिर से क्लोन्स बनाने दिए होते। यह उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्ट था। जेकब उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग निकला। ग्वेन ने पूरी ताकत से चार्ज किया और उसे स्पीयर कर दिया। चीयर करने लगा। लोगों ने देखा कि ग्वेन का शरीर झुक गया और उसका राइफल जेकब के पेट में ऐसे लगा जैसे कोई ट्रेन टकरा गई हो। वहां पूरे मोमेंटम और आर्मर के वजन के साथ उसके ऊपर गिर पड़ी। इस एक ब्लो ने डैमेज को कई गुना बढ़ा दिया। जेकब की सांस पूरी तरह टूट गई। कुछ सेकंड्स तक वह सांस सही ले पाया, और ग्वेन को अब सही चाहिए था।
उसने गॉन्टलेट से उसके चेहरे पर लगातार पंचेस बरसाने शुरू कर दिए। उसका चेहरा खून से भर गया, लेकिन ग्वेन नहीं रुकी। उसने पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी वार जारी रखे। कुछ ही पलों में जेकब बेहोश हो गया। द विनर इज ग्वेन लिंजे, रेफरी की आवाज गूंज उठी। पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से भर गया। साफ था कि ज्यादातर लोग ग्वेन को जीते देखना चाहते थे। जब शोर थोड़ा थमा, ग्वेन ने अपने दोस्तों को पास खड़ा देखा। एम्बर गर्व और खुशी से चमक रही थी, जबकि फ्लॉयड और एरिक ने उसे अप्रूवल में सिर हिलाकर देखा। मैंने कहा था ना, वो जीतेगी, एम्बर उछलते हुए बोली। ग्वेन रिंग से बाहर आई। वह पसीने से तर और थकी हुई थी, लेकिन दिल से बेहद सेटिस्फाइड थी। मैच बहुत इंटेंस था। वह सच में हार के कगार पर थी। वह सिर ऊंचा किए, चेहरे पर मुस्कान लिए दोस्तों की तरफ बढ़ी। एम्बर के पास पहुंचते ही दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगा लिया। कंग्रेचुलेशंस ग्वेन, एम्बर ने कहा। एरिक ने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी, जबकि फ्लॉयड ने मजाक उड़ाया। काफी टाइम ले लिया, हाँ? फ्लॉयड स्mirk करते हुए बोला। शट अप यू इडियट, ग्वेन ने जवाब दिया। अब सिर्फ एक ही फाइट बची थी, अलन और स्टेफान की, जिसके बाद एरिक का सामना नथानियल से होना था। ज्यादातर लोग जानते थे कि ये दोनों कौन हैं। अलन अंडरडॉग था, इसलिए उसके सपोर्टर्स कम थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट से पिगांतिक ब्रेक होगा, रेफरी ने घोषणा की। मैच देखेंगे? एरिक ने पूछा। हाँ, रुकते हैं, ग्वेन ने कहा। एम्बर ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। सच ये था कि एलन को लेकर फ्लॉयड की टीजिंग बिल्कुल गलत नहीं थी। ग्वेन को एलन पर क्रश था, लेकिन यह बात सिर्फ एम्बर जानती थी। फ्लॉयड ने एक बार मजाक में अंदाजा लगाया था, मगर अगर उसे सच पता चल जाता तो वह ग्वेन को जीना मुश्किल कर देता। एरिक मजाक नहीं उड़ाता, ये ग्वेन जानती थी। लेकिन वे अभी नए दोस्त थे, इसलिए वह उससे भी खुलकर नहीं कहना चाहती थी। ओके, लेकिन पहले कुछ ठंडा पी लेते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है, एरिक ने कहा। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। चारों कैफेटेरिया की तरफ चले गए। स्कूल खत्म हो चुका था, फिर भी कैफेटेरिया खुला था, अगले मैचेस से पहले खाने पीने वालों के लिए। लंच टाइम होने की वजह से जगह भरी हुई थी। ग्वेन को भूख भी लगी थी और प्यास भी, तो उसने खाना ऑर्डर किया। फ्लॉयड ने भी किया, क्योंकि वह पहले ही फाइट कर चुका था। एरिक और एम्बर को बाद में लड़ना था, इसलिए उन्होंने सिर्फ पानी लिया। सो, एरिक बोला, नथानियल के साथ क्या करूं? तीनों ने उसकी तरफ देखा और अपने अपने हिसाब से सलाह दी। मगर सच कहें तो कहने को ज्यादा कुछ था ही नहीं। एरिक के लिए यह मैच जीतना लगभग इम्पॉसिबल था। नथानियल की पावर ज्यादा स्ट्रांग थी, मार्शल आर्ट्स भी बेहतर। एरिक को शार्पनिंग पावर की वजह से मीlee में लड़ना पड़ता, लेकिन नथानियल मार्शल आर्ट्स में माहिर था और उसकी पावर उसे बिना सीधे हिट किए भी डैमेज करने देती थी। फिर भी एरिक हार मानकर नहीं लड़ना चाहता था। उसने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसने बस इतना तय किया कि वह पूरी ताकत से लड़ेगा और देखेगा क्या होता है। थोड़ी देर बाद खाना और ड्रिंक्स आ गए। उस छोटे से पल के लिए एरिक ये भूल सका कि उसे स्कूल के सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट से लड़ना है। आने वाले मैच के बारे में काफी देर तक सोचने के बाद एरिक ने अपने जीतने के भ्रम को छोड़ दिया। उसने साफ तौर पर मान लिया था कि अपनी मौजूदा ताकत पर नथानियल के खिलाफ जीत नामुमकिन है, खासकर तब जब वह अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। लेकिन जिस बात ने उसे सच में परेशान किया, वह यह थी कि उसके दोस्तों को उस पर जरा सी भी कॉन्फिडेंस नहीं था। इससे एरिक के मन में एक अजीब सा सवाल उठा। क्या ऐसे दोस्त बेहतर होते हैं जो हालात चाहे जैसे हो, तुम्हें चीयर अप करते रहें और तुम पर भरोसा रखें? या फिर ऐसे दोस्त जो सच्चाई बता दें, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो? एरिक अभी सोशली काफी इनएक्सपीरियंस था, इसलिए वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे कौन सा रवैया ज्यादा पसंद है। फिर भी एम्बर, फ्लॉयड और ग्वेन से वह थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर था। एरिक, ये याद रखना, फ्लॉयड ने रिंग के सामने बैठते हुए कहा। नथानियल को ओपोनेंट से खेलने की बहुत अजीब आदत है। वह बेवजह ज्यादा वायलेंट होता है और सिर्फ जीत की परवाह करता है। सावधान रहना, वह शायद तुम्हें सफर करवाने की कोशिश करेगा। हाँ, चिंता मत करो, एरिक ने जवाब दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट मैच जल्द हाई शुरू होने वाला है। इस फाइट की कंटेस्टेंट्स हैं एरिक रोमानो और नथानियल मैककॉनेल, दोनों फाइटर्स के लिए इटालियन। रेफरी ने ऐलान किया। एरिक भारी कदमों से रिंग की ओर बढ़ा। वह बेहद नर्वस और एंग्शियस था। उसका दिमाग हर पॉसिबल सिनेरियो पर दौड़ रहा था। नथानियल के सामने होते ही क्या होगा? क्या वह 10 मिनट भी टिक पाएगा? क्या वह उस पर एक हिट भी लैंड कर पाएगा?
एरिक ने तय कर लिया था कि वह क्विट नहीं करेगा और इस मैच में अपना सब कुछ छोक देगा। फिर भी उसके दोस्तों ने नेथानियल के बारे में जो कहा था, उसने उसे थोड़ा डरा दिया था। लेकिन असली समस्या ये थी कि अगर उसने अभी कोशिश नहीं की, तो ये पहले से ही हार मानी जाएगी। अगर वह सच में नेशन से बाहर निकलने की योजना बना रहा था, तो उसे सूनर और लेटर अपने रिजॉल्व को स्टील करना ही होगा। उसे उन अपोनेंट्स का सामना करना सीखना था, जिनके खिलाफ जीत का उसे भरोसा नहीं था। आखिरकार, शहर के बाहर जंगल का कानून चलता है और वहां हर फाइट थाइड्स के खिलाफ लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल होगी। गुड लक एरिक, एम्बर ने रिंग के किनारे से कहा। स्पारिंग के दौरान जो मैंने सिखाया था वह याद रखना, गार्ड ऊपर रखना और फॉरवर्ड मूव करना। ग्वेन ने इंकरेजिंग नाद दिया, जबकि फ्लॉयड ने उसे एक एंथुजियास्टिक स्माइल दी। एरिक ने सिर हिलाया, खुद को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए। रिंग में कदम रखते ही उसने सबसे पहले चारों ओर देखा, यह जानने के लिए कि नथानियल कहां खड़ा है। कुछ ही पल बाद नथानियल भी रिंग के बीच में आ गया। एस यूजुअल बॉयज, कोई भी लीथल मूव नहीं, वार्नर डिस्क्वालिफाइड, रेफरी ने चेतावनी दी, खासकर नथानियल और एरिक को देखते हुए, क्योंकि टूर्नामेंट में सबसे डेंजरस मूव्स इन्हीं के थे। जब मैं तुमसे निपट लूंगा, तो तुम्हारी मां भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। ओह सॉरी, तुम्हारी तो मां ही नहीं है, नथानियल ने मॉकिंग टोन में कहा। एरिक के अंदर रेज उफान मारने लगी, लेकिन उसने पूरी ताकत से उसे दबा लिया। वह जानता था कि अनस्टेबल माइंड स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एनालिसिस, एरिक ने अपने मन में कहा। उसके सामने वही फेमिलियर स्क्रीन उभर आई। ना, मैककॉनेल। ब्रेन क्रिस्टल पावर, फोर्स मैनिपुलेशन, यूनिक, रेस ह्यूमन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लगभग 170 सेंटीमीटर लंबा, बेहद मस्कुलर, अनुमानित वजन 95 किलोग्राम। पर्सनैलिटी एंड ट्रेट्स, नेथानियल मैककॉनेल एक बेहद प्राइडफुल इंसान है जिसमें वायलेंट टेंडेंसीज हैं। अफवाहों के मुताबिक उसने पिछले मैचेस में कई ओपोनेंट्स को बुरी तरह पीटा है और बुलिंग से वह अनजान नहीं है। फ्लॉयड के अनुसार वह ओपोनेंट्स से खेलना पसंद करता है और उन्हें सफर करवाता है। उसकी पावर को टीचर्स ने बहुत ऊंचा आंका है और उसे बैटल जीनियस कहा गया है। अप्रॉक्सिमेट लेवल 78, अप्रॉक्सिमेट स्ट्रेंथ 23, अप्रॉक्सिमेट इंटेलिजेंस 12, अप्रॉक्सिमेट डेक्सटेरिटी 19, अप्रॉक्सिमेट एनर्जी। क्या बकवास है यह? उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। उसे पहले से पता था कि नेथनियल के पास फेयरबिट स्केल पर बी रैंक्ड ब्रेन क्रिस्टल है, लेकिन उसने कभी इस लेवल लोगों से फाइट नहीं की थी, क्योंकि ऐसे लोग बेहद रेयर होते हैं। इसलिए उसे अंदाजा ही नहीं था कि उनके पास कितनी एनर्जी हो सकती है। नेथनियल के पास 172 एनर्जी पॉइंट्स थे। ये एरिक ने अब तक देखी हुई सबसे ज्यादा एनर्जी थी। सिस्टम ने उसका लेवल लगभग 78 बताया था। अब तक एरिक ने जिस सबसे हाई लेवल क्रीचर का सामना किया, वह लेलर हैड था, लेवल 21, और नेथानियल उससे 57 लेवल्स ऊपर था। अब एरिक को साफ समझ में आ गया कि सिस्टम लेवल कैसे एस्टिमेट करता है, एनर्जी, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और इंटेलिजेंस पर आधारित एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला से। ज्यादा एनर्जी और मैना का मतलब ज्यादा लेवल, यह तो तय था। लेकिन फिजिकल स्टैट्स भी काफी मायने रखते थे। माना सब कुछ नहीं होती। नेथानियल के स्टैट्स देखकर साफ था कि वह सुपर ह्यूमन नहीं था और अभी भी आइडोर स्केल पर आरएचओ 3 रैंक में आता था। फिर भी उसकी स्ट्रेंथ लेलर हैड कब और क्रिकल्स के बराबर थी। एरिक की स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी अभी मैनेजेबल थी, क्योंकि नथानियल उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, बल्कि डेक्सटेरिटी में एरिक उससे एक पॉइंट आगे था। लेकिन स्ट्रेंथ में वह 4 पॉइंट्स पीछे था, मतलब नथानियल उससे ज्यादा स्ट्रांग और तेज था। फिर भी असली समस्या उसकी एब्सर्ड मात्रा की मैना थी। इसका मतलब दो बातें थीं। पहली, नथानियल अपनी पावर को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी, उसकी पावर डिस्ट्रक्टिव फोर्स में बेहद खतरनाक थी। आइडोर स्केल पर लो रैंक होने का मतलब था कि माना एक्सपेंडिचर अभी भी काफी ज्यादा था। लेकिन इतनी माना के साथ नेथनियल लंबे समय तक फाइट कर सकता था। वह हाई रैंक्ड इंडिविजुअल से भी आसानी से लड़ सकता था। एरिक की आंखों में डर देखकर नथानियल ने एक ईवल ग्रिन दी। फिर रेफरी रिंग के बीच आया और दोनों के सामने खड़ा हो गया। उसने 7 से काउंटडाउन शुरू किया। फाइट 1 मिनट में शुरू होने वाली थी। 3, 2, 1, फाइट। बेल बजते ही नथानियल सीधा एरिक की तरफ चपटा, जबकि एरिक ने अपने पूरे शरीर में मैना चैनल करना शुरू कर दिया। एरिक जानता था कि अगर वह अपने आर्म्स शार्पन कर ले, तो कम से कम मिली अटैक्स से बच सकता है। ये नथानियल की पावर को नहीं रोकेगा, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था।
नथानियल सामने आते ही पंचेस की बराज लेकर टूटा, जिन्हें एरिक बड़ी मुश्किल से डॉज करता रहा। एरिक पीछे हटता गया, अटैक से बचता रहा और 1 मिनट के अंदर ही रिंग के एक साइड पर पहुंच गया। नथानियल ने उसे दीवार से चिपका दिया। फोर्स यूजर ने जोरदार पंच मारा, लेकिन इस बार एरिक ने अपने आर्म्स से पैरी किया। नथानियल ने आखिरी पल में अपनी मोमेंटम रोक ली ताकि उसका फिस्ट एरिक की मैना से टकराकर उसे चोट न पहुंचा दे। यह देखकर लगा कि एरिक उतना भी बेकार फाइटर नहीं था जितना वह खुद मानता था, लेकिन नथानियल जानता था कि यह काफी नहीं है। वह कुछ कदम पीछे हटा और मैना चैनल करने लगा। एरिक ने उस शीयर अमाउंट को महसूस किया जिसे नथानियल कंट्रोल कर रहा था और भीतर से कांप उठा। कुछ ही पल में नथानियल की मुट्ठियां एनर्जी से घिर गई। एरिक को घूरते हुए वह बोला, तुम खत्म हो चुके हो, प्लांट हगर।